हेलो। हाँ जी बच्चों, ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप? ब्लॉक केमिस्ट्री रिवाइज कर रहे हो ना साथ साथ? चलो बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। ठीक है, मैं लेता हूं। कल मैंने आपको डाइबोरेन तक का हाइड्रोलिसिस पढ़ा दिया था। ठीक है, डाइबोरेन के बाद बच्चों अपन चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैं लेता हूं हाइड्रोलिसिस ऑफ B3H6, that is इनऑर्गेनिक बेंजीन। ठीक है ना, हमें इनऑर्गेनिक बेंजीन का हाइड्रोलिसिस करना है बच्चों। ठीक है ना, तो इनऑर्गेनिक बेंजीन हाइड्रोलिसिस जब अपन करते हैं, ठीक है ना, तो देखो बेटा सुनो, B3N3H6 9 वाटर के मॉलिक्यूल यूज आएंगे बच्चों। ठीक है, और आपको मिलेंगे 3 मोल्स ऑफ बोरिक एसिड, 3 मोल्स ऑफ अमोनिया एंड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब ये बना कैसे, वो समझाना सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई समझा पाएगा इसमें से इनऑर्गेनिक बेंजीन का हाइड्रोलिसिस कैसे हो गया? कोई समझाएगा, कोई एक्सप्लेन करेगा आप में से इसको? बोलो भाई। अरे कोई एक्सप्लेन करेगा क्या? चलो बच्चों देखो सुनो, हम कैसे करेंगे, ध्यान देना। मेरे पास जैसे देखो बच्चों, ये बोरोन, नाइट्रोजन, ठीक है, बोरोन, बोरोन और नाइट्रोजन। ठीक है, ये इस तरह की स्ट्रक्चर हमारे सामने। ठीक है, किसी को मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मुझे बताओ बच्चों, देखो नाइट्रोजन के ऊपर तो लोन पेयर है बच्चों, है। ठीक है, अच्छा, बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ बच्चों। इसकी आ रही है sp2। sp2 का मतलब इसके पास एम्प्टी p ऑर्बिटल है, इसके पास है। अब मुझे बताओ बच्चों, जब मुझे वाटर के मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन करना है, तो वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर है वो किस साइड रहना चाहेगा? बोरोन की साइड या नाइट्रोजन की साइड? बताओ बच्चों, किस साइड रखना चाहेंगे? नाइट्रोजन की साइड रखने से तो मतलब नहीं है ना, क्योंकि नाइट्रोजन के खुद के पास लोन पेयर पड़े ना बच्चों। अरे बात समझ में आ रही है? तो लोन पेयर में रिपल्शन होगा। तो देखो बच्चों, अपन इसको कैसे देखेंगे, देखिए मैं इस तरह से, ये हो गया बच्चों। अब देखो, ध्यान दीजिए, मैंने किया क्या इसमें, मैंने ऑक्सीजन के लोन पेयर को बोरोन की तरफ रखा है बच्चों। क्यों रखा है? क्यों इसलिए रखा बच्चों, क्योंकि आपको पता होगा कि बच्चों बोरोन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसलिए वो लोन पेयर ले सकता है ना। अब देखो बेटा, इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करते जाओ, करते गए, इस तरह से ब्रेक करते गए अपन, करते गए। ब्रेक करने पर अब मुझे बताओ क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहले नाइट्रोजन को पकड़ो, क्या नाइट्रोजन आपको दिख रहा है कुछ? नाइट्रोजन NH3 बनता हुआ क्या नाइट्रोजन NH3 बनता हुआ दिख रहा है बच्चों? दिख रहा है क्या? दिख रहा है। देखो बच्चों, सबसे पहले हमने यहाँ पर 6 वाटर के मॉलिक्यूल काम में लिए, तो हमें क्या मिल गया, देखो हमें मिल गया बच्चों क्या,
3 moles of ammonia and 3 moles of, देखो जो ये मिला है ना उसमें ये वाली पिक्चर आई है, बोरोन के साथ 2 OH और 1 H दिख रहा है क्या? अरे बोलो बच्चों, ऐसा दिख रहा है? तो अब देखो क्या होगा कि ये जो ग्रुप है ना, देखिए कैसे, अब क्या होगा, देखो ये H OH ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 3 मॉलिक्यूल्स वाटर फिर काम आए, बोलो बच्चों 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फिर काम आए, और यहां से देखो बेटा ये निकल गया, याद है क्या? कल BH3 का मैंने पढ़ाया था, आप देखो ये BH3 का पढ़ाया हुआ है ना आपको, देखो BH3 का, तो देखो बच्चों क्या हो गया, यहां से क्या निकल गए, 3 moles of hydrogen and 3 moles of boric हो गया। तो बच्चों बताओ, देखो टोटल 6 मॉलिक्यूल तो पहले काम आ चुके हैं आपके, आ चुके हैं क्या? देखो 6 तो पहले काम आए और 3 बाद में काम आए, तो टोटल कितने काम आए बच्चों बताओ? टोटल 9 काम आ गए क्या? सबको समझ में आ गया? सबको क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलिए अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट बात करते हैं अपन हाइड्रोलिसिस ऑफ बोरेक्स। ठीक है, ये बोरेक्स आपको पता होगा 11th के पी ब्लॉक में आता है बच्चों, बोरेक्स जो है वो 11th के पी ब्लॉक में आता है बच्चों, पढ़ा होगा आप लोगों ने कभी। देखो बोरेक्स का फॉर्मूला तो आप मेरे हिसाब से सारे जानते होंगे, Na2B4O7.10H2, क्या बोलते हैं बच्चों इसको? सोडियम टेट्रा बोरेट डेकाहाइड्रेट, क्या बोलेंगे? सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। अब देखो बच्चों सुनो, इसका जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है, देखो बच्चों सुनो, ये होता है Na2B4O5OH4.8H2, ये इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को अपन कैसे समझते हैं? देखो बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, आपके पास बोरोन कितने बच्चों बताओ, कितने बोरोन है? अरे कितने हैं? 4 बोरोन है ना। एक काम करो, एक स्क्वायर के चारों कोनों पर, है ना, क्या करो, स्क्वायर के चारों कोनों पर एक एक बोरोन रख दिया। अब आपके पास 4 OH भी है, ये भी दिख रहे हैं 4 OH, हर बोरोन के साथ एक OH जोड़ दीजिए, जोड़ दिया। देखो 4 बोरोन मैंने कंप्लीट कर दिए, 4 OH कर दिए, अब 5 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को देखो बच्चों ऐसे जोड़ दो, 1 2 3 एंड 4। अब बच्चों एक बात बताओ, इसमें रह क्या गया? इसमें रह क्या गया बताओ? एक ऑक्सीजन बच गई। तो अब देखो बेटा, वो जो ऑक्सीजन है ना, वो कोई भी 2 बोरोन इस तरह से, देखो जैसे सपोज ये ऐसे कनेक्ट हो गई, ये इस तरह की पिक्चर, समझ में आया? अब देखो बेटा इसमें क्या बातें हैं थोड़ा समझते हैं। देखो बच्चों, इस बोरोन ने टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, चेक करो, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 आ रही है क्या? आ रही है बच्चों? आ रही है क्या? इसी तरह से देखो बेटा, इसके सामने वाले की भी sp3 आ रही है, आ रही है। अच्छा, इसके आ रही है sp2 और इसकी आ रही है sp, आ रही है कि नहीं आ रही है बोलो बच्चों? अच्छा एक चीज और समझाओ मेरे को, कि जब बोरोन 3 बॉन्ड बना रहा है तब तो वो न्यूट्रल है, लेकिन बोरोन ने जैसे ही एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना। बच्चों देखो सुनो, जैसे मैं आपसे एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, मेरे पास ये BF3 है बच्चों, BF3 के साथ अगर मैं F माइनस को जोड़ता हूं, तो जोड़ती देखो बच्चों क्या होगा,
BF4 माइनस हुआ। बोरोन ने अब कितने बॉन्ड बना लिए? अरे बोरोन ने कितने बॉन्ड बना लिए? 4। 4 बॉन्ड बनाते इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया क्या? 4 बॉन्ड बनाती नेगेटिव चार्ज। 4 बॉन्ड का मतलब sp3। तो मैं कह सकता हूं, देखो बच्चों, ये बोरोन नेगेटिव चार्ज वाला है, ये बोरोन भी नेगेटिव चार्ज वाला है। तो जहां बोरोन पे नेगेटिव चार्ज दिख रहा है वहां पर आप क्या कह सकते हो कि एक सोडियम प्लस यहां आ जाएगा और एक सोडियम प्लस यहां आ जाएगा। आ जाएगा क्या? बोलो बच्चों, ये बात दिमाग में बैठ गई आपके? बैठ गई? अब देखो बेटा सुन, बाकी जो 8 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरह से आपके एज हाइड्रेटेड रहेंगे बच्चों। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें क्या क्या काम की बातें हैं वो अपन फटाफट लिखते चलते। देखो बच्चों सुन, सबसे पहले क्या बोलेंगे, क्या है ये? है बच्चों टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट इन बोरेक्स। क्या बोरेक्स में टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट दिख रही है क्या? टेट्रा न्यूक्लियर क्यों बोला बच्चों? देखो आप ध्यान दो, आपको 4 बोरोन के एटम दिख रहे हैं, दिख रहे हैं क्या? 4 बोरोन के एटम दिख रहे हैं, टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट आ गया बच्चों। अब देखो, देखो 2 बोरोन एटम्स वो है sp2, 2 बोरोन एटम्स हैं sp3। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि सारे बोरोन एटम की हाइब्रिड स्टेट एक जैसी नहीं है ना बच्चों? बोलो। अच्छा, क्या सारे बोरोन के एटम एक ही प्लेन में है? क्या सारे बोरोन के एटम एक ही प्लेन में है बच्चों? नहीं है ना, है ना? तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि बोलो बच्चों, all boron atoms are not present in same plane। बोलो बच्चों, ये भी बात सही है। अब मैं कह सकता हूं कि हर बोरोन के पास एक OH एटम है ना बच्चों? ईच बोरोन एटम हैज 1 OH ग्रुप। ठीक है, तो बच्चों ये इसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ बातें थी जो मैंने आपको समझा दी बच्चों। ठीक है ना, ये हो गया बच्चों। अब आओ देखो बेटा, अब हमें तो पढ़ना है इसका हाइड्रोलिसिस है। तो देखो बच्चों, जब अपन क्या करते हैं, इसका अपन हाइड्रोलिसिस करेंगे। देखो Na2B4O7, ठीक है, तो टोटल 7 वाटर के मॉलिक्यूल काम आएंगे बच्चों। ठीक है, 7 वाटर के मॉलिक्यूल से क्या क्या मिलता है? NaOH और आपको मिलता है बच्चों बोरिक एसिड के 4 मोल्स। अब ये बना कैसे वो मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, आप सुनना। देखो बच्चों, ये मेरे पास Na2B4O7, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? बोलो बच्चों, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? अब देखिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जितने टोटल प्लस या जितने टोटल माइनस होते हैं उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल काम आते हैं क्या? जितने टोटल प्लस या जितने टोटल माइनस। तो देखो बच्चों क्या हो गया, हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया बच्चों 2 मोल्स ऑफ NaOH और H2B4O7। ये जो H2B4O7 बना, इसको जानते हो क्या बच्चों? H2B4O7 को जानते हैं आप? का नाम क्या था भैया, बताओ? H2B4O7 का नाम क्या है? अरे बोलो। टेट्राबोरिक एसिड, इसको बोलते हैं बच्चों टेट्राबोरिक एसिड। बोलते हैं क्या? टेट्राबोरिक एसिड पढ़ाया बच्चों मैंने आप लोगों को, याद करो। टेट्राबोरिक एसिड आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। देखो ये इस तरह की उसमें रिंग थी, ना? ऐसी स्ट्रक्चर थी। अब देखो बेटा, इसको हम जब तोड़ेंगे ना तो कैसे तोड़ेंगे? देखो बेटा, ये H
OH, ये इस तरह से हम तोड़ रहे हैं। तो देखो बेटा, ये ऐसे तोड़ते जाओ आप इसको। तो बच्चों बताओ, क्या हर बोरोन को 3 OH मिल गए क्या? क्या हर बोरोन को 3 OH मिल गए? मिल गए बच्चों? तो देखो क्या मिल गया आपको, क्या मिल गया आपको? मिल गया, देखो बच्चों, 4 मोल्स ऑफ POH की होल साइज मिल गया। अब बच्चों बताओ, कितने वाटर के मॉलिक्यूल काम आए यहां पर? क्या मैंने 5 वाटर के मॉलिक्यूल काम में लिए? अच्छा, पहले कितने काम में लिए थे? 2, और अब 5, तो कितने हो गए टोटल? 7 हो गए। ये सबको समझ में आ गया क्या? आ गया बच्चों? चलिए अब देखो बेटा, सुनो आगे क्या। तो इसका मतलब ये हो गया Na2B4O7 7H2O, ठीक है। हमारे पास ये मिल रहा है बच्चों NaOH और 4 मोल्स ऑफ बोरिक एसिड, ठीक है बच्चों। अब एक चीज बताओ बच्चों, अगर मुझे इस रिएक्शन में बोरिक एसिड को ऑब्टेन करना है ना, क्योंकि आपको पता है, देखो बच्चों, ये एक एसिड है और ये एक बेस है ना बच्चों, ठीक है ना। तो एक बात बताओ बच्चों, ये वापस रिएक्ट कर सकते हैं ना, तो हमें NaOH को हटाना पड़ेगा ना। बोलो बच्चों, हमें NaOH को हटाना पड़ेगा ना, हटाना पड़ेगा ना। NaOH क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है बच्चों, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस को हटाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? कैसा एसिड काम में लेना चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस को हटाने के लिए एसिड कैसा? स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो बच्चों, ये 2NaOH है, या तो काम में लो 2 मोल्स ऑफ HCl, या काम में लो H2SO4, ठीक है। और देखो बेटा क्या हुआ, या तो मिल गया 2 मोल्स ऑफ NaCl, या मिल जाएगा Na2SO4, और यहां से क्या मिल जाएगा, देखो बेटा 2 मोल्स ऑफ H2। तो समझ में आया? तो जैसे जैसे NaOH हटता जाएगा, आप याद करो ली चैटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, NaOH हटता गया तो NaOH को वापस मेंटेन करने के लिए इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड। बोलो बच्चों, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, होगा क्या? अरे फॉरवर्ड शिफ्ट होगा तो बोरिक एसिड मिलता जाएगा हमें। तो देखो बच्चों, हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आई वो ये आ गई क्या, बताओ। फाइनल इक्वेशन में देखो Na2B4O7। अब देखो बच्चों सुनो, एक तरफ 7 मॉलिक्यूल है और एक तरफ आपके कितने मॉलिक्यूल है? 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इधर 7 इधर 2, तो इधर क्या बच गए? 5H2O, फिर 2HCl और H2SO4, ठीक है। क्या बचा? 2NaCl, ठीक है, या Na2SO4, ये बचेगा, प्लस 4 मोल्स ऑफ बोरिक एसिड, बच गया बच्चों। आगे बात समझ में? अब बच्चों एक बात बताओ, क्या बोरेक्स का एक्वस सॉल्यूशन एक बफर का काम कर सकता है क्या? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत आता है एग्जाम में ये क्वेश्चन। क्या बोरेक्स का एक्वस सॉल्यूशन एक बफर की तरह काम कर सकता है? करता है। देखो बच्चों कैसे करता है, सुनना ढंग से। देखो बच्चों सुनो, मेरे पास ये है Na2B4O7, ठीक है, ये 7H2, ठीक है। इससे हमें मिला क्या? 2 मोल्स ऑफ NaOH, और हमें मिला 4 मोल्स ऑफ बोरिक एसिड, मिल गया। अब देखो बच्चों सुनो, आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, मेरे पास इसके तो 2 मोल है और इसके 4 मोल है, याद है। अच्छा, बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होती है? sp2। तो एक बोरोन के पास, मुझे एक बात बताओ बच्चों, एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल पड़ा है क्या? अरे एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल पड़ा है क्या? तो अब मुझे बताओ, मेरे पास इस रिएक्शन में OH कितने अवेलेबल है? इस रिएक्शन में OH कितने अवेलेबल है? अरे कितने OH माइनस अवेलेबल है बेस के? 2 है ना NaOH के। तो देखो बेटा क्या होगा कि यहां से ये जो 2 मोल NaOH है ना, वो क्या करता है बच्चों, वो 2 मोल बोरिक एसिड से रिएक्ट कर जाएगा। कर गया? क्या होगा
इसने OH इसको दिया बच्चों, दिया, देती देखो बेटा क्या मिला आपको, BOH4 -1, ये हो गया Na+, ऐसे 2 बन गए। अब देखो बेटा, अगर मैं ओवरऑल इस रिएक्शन को लिखता हूं, ओवरऑल इस रिएक्शन को अगर अपन लिखें, क्या मिलेगा देखो बच्चों, Na2B4O7 7H2O, क्या मिला देखो, आपके पहले स्टेप में बच्चों 4 मोल्स ऑफ बोरिक एसिड बने थे, उसमें से 2 मोल तो कंज्यूम हो गए, तो बचे हुए 2 मोल ही लिखे जाएंगे ना यहाँ पर अब, और साथ में बच्चों ये मिला देखो 2 मोल्स ऑफ Na+ एंड 2 मोल्स ऑफ, ये मिला बच्चों। अब एक बात हो बच्चों, देखो ये पड़ा वीक एसिड, ठीक है, और ये क्या पड़ा, ये उसका पड़ा बच्चों कॉन्जुगेट बेस है। तो मुझे बताओ, क्योंकि अपन ऐसा कह सकते हैं कि इस एक्वस सॉल्यूशन में वीक एसिड भी है और उसका कॉन्जुगेट बेस है, और दोनों इक्विमोलर अमाउंट में है कि नहीं है, तो बोलो बफर हुआ कि नहीं हुआ। एसिडिक बफर क्या होता है बच्चों, एसिडिक बफर क्या होता है, वीक एसिड, और वीक एसिड के साथ साथ उसका कॉन्जुगेट बेस होता है कि नहीं होता है, होता है बच्चों। तो अच्छा बताओ, इसके बफर सॉल्यूशन का यूज आपने कहां पढ़ा है, बताओ, बोरेक्स के बफर सॉल्यूशन का यूज आपने कहां पढ़ा है, कहीं पढ़ा है क्या, कहां यूज आता है, 12th के अंदर कहीं पढ़ा था, बोरेक्स के बफर सॉल्यूशन का यूज कहां किया जाता है, दीपेश अग्रवाल, वो बोरेक्स नहीं बोरिक एसिड होता है, दीपेश अग्रवाल। आप लोगों ने ओजोन पढ़ा है बच्चों, ओजोन, ओजोन एक 12th में टॉपिक है बच्चों, याद हो तो, ओजोन 12th में एक टॉपिक है आपका पी ब्लॉक के अंदर। तो उसके अंदर अगर आपने ध्यान दिया हो, तो ओजोन के क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में एक लाइन लिखी हुई है कि इन क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन बोरेक्स बफर इज यूज्ड टू मेंटेन इट्स पीएच एट 9.7। आप एनसीईआरटी उठा के देख लेना, आपको मिल जाएगा बच्चों, है ना, एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगी लाइन जो मैंने अभी बोली है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों क्या बोल रहा हूं मैं, aqueous solution of borax acts as acidic buffer, है ना, because it contains both acid and its conjugate base, ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा, ठीक है, it is used in quantitative, it is used, एक मिनट, it is used to regulate pH during quantitative estimation of ओजोन, है ना बच्चों। तो ये क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन में काम आता है बच्चों, ठीक है। आप एनसीईआरटी में लाइन पढ़ लेना, मिल जाएगी आपको ये लाइन, कंफर्म मिल जाएगी ये लाइन आपको, ठीक है। चलिए अब आ जाओ बच्चों, अपन बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट मैं हेडिंग डालता हूं, हाइड्रोलिसिस ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन फैमिली, ठीक है ना, कार्बन फैमिली के कंपाउंड्स की हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे बच्चों पर, ठीक है। तो सबसे पहला लेते हैं बच्चों COCl2, ठीक है ना, सबसे पहला लेते हैं बच्चों COCl2। तो
ये COCl2 दिख रहा है, ये फोस्जिन है। सिंपल बच्चों, क्या होगा, ये HOH क्या हो जाएगा, यहां से ये 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकल गए और आपको कार्बोनिक एसिड मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, मिल गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बोलो। अब देखो बेटा, नेक्स्ट मैं बात करता हूं SiCl4 की। ठीक है, तो बताओ बच्चों, SiCl4 में ये पिक्चर है? तो एक बात बताओ बच्चों, क्या इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा? हो जाएगा ना बच्चों? अरे इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा ना, क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, इसकी हाइब्रिड स्टेट आ रही है sp3, इसके पास क्या पड़ा है, इसके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल पड़ा है ना? अरे बोलो बच्चों, इसके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल पड़ा है ना? जबकि इसके ठीक ऊपर एक कंपाउंड हमने पढ़ा था CCl4, याद करो, CCl4 का नॉर्मल कंडीशन में हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ था, याद है क्या? बोलो बच्चों। अब देखो बेटा क्या होगा, HOH ऐसा लिख सकते हैं, यहां से देखो बेटा, ये इस तरह से निकल गया 4 मोल्स ऑफ HCl और हमें मिल गया SiOH4, मिल गया। इसको मैं बोलता हूं बच्चों सिलिसिक एसिड। क्या मैं इसको ऑर्थोसिलिसिक एसिड बोल सकता हूं? क्या मैं इसको ऑर्थोसिलिसिक, देखो बच्चों, बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें OH देखो 2 से ज्यादा है ना बच्चों? ठीक है, अच्छा, अगर आप इसको हीट कर दो तो OH कितने दिख रहे हैं बच्चों इसमें, बताओ? OH कितने दिख रहे हैं? 4। तो ऑक्सीजन कितनी बचेगी, बताओ? 2। जितने OH उसके आधे ऑक्सीजन, होता है क्या? जितने OH उसके आधे ऑक्सीजन। तो बच्चों देखो ये मिल गया SiO2, मिल गया, आइए समझ में। अब मुझे बताओ, जब SiCl4 का हाइड्रोलिसिस हुआ था तो जो ट्रांजिशन स्टेट बनी, उस ट्रांजिशन स्टेट की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ, बताओ? SiCl4 का जब हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनी होगी, तो sp3d आएगा ना? ये अभी sp3 है, अगली बनेगी बच्चों, बनेगी ना बच्चों? sp3 है तो अगली sp3d बन जाएगी। चलिए अब आओ बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों SiF4। ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, SiF4 में क्या है, समझना बच्चों अच्छे से। SiF4, इसने सबसे पहले 4 मोल्स ऑफ वाटर से रिएक्ट किया और हमें मिल गया ये एक मिनट सॉरी, देखो SiOH4 एंड 4HF। ऐसा कल हमने HF का एक और पढ़ा था ना, याद है क्या? कल एक एग्जांपल और पढ़ा था BF3 का, पढ़ा था क्या? याद है क्या? BF3 को जैसे ही HF मिला, उसने उसके साथ मिलके क्या बनाया था बच्चों? BF3 को जैसे ही HF मिला, उसके साथ मिलकर उसने कॉम्प्लेक्स बनाया। ऐसा कैसा देखो बच्चों, ये करता है SiF4, क्या करता है देखो, एक SiF4 बोलो बच्चों 2 HF खा सकता है ना? तो चारों को खाने के लिए हमें 2 काम लेने पड़ेंगे और हमें ये मिल गया, देखो बच्चों SiF6-2 मिल गया कॉम्प्लेक्स, और इसकी जगह यहाँ क्या जोड़ देंगे, H2, तो H2SiF6। बच्चों को समझ में आया? ये 2 एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है, एक BF3 वाला और एक SiF4 वाला। देखो बच्चों क्या हुआ, 3 मोल्स ऑफ SiF4, 4H2O, फिर क्या मिला, 2 moles of H2SiF6 एंड आपको मिल गया बच्चों SiOH4। अब बताओ बच्चों, देखो
यहाँ इसके 3 मोल्स हैं, यहाँ इसके 2 मोल्स हैं और यहाँ इसका 1 मोल है ना बच्चों। तो इसके 1 मोल से क्या आएगा 2/3 एंड 1/3। क्या इसका हाइड्रोलिसिस कंप्लीट है क्या इसका हाइड्रोलिसिस कंप्लीट है बच्चों? नहीं है, पार्शियल है ना। तो ये दो बड़े फेमस एग्जांपल है, कौन कौन से? BF3 एंड SiF4, ये दो बड़े ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बच्चों, ठीक है ना। देखो क्या, देखिए मैं क्या बोलूंगा, SiF4 represents incomplete hydrolysis because SiF4 has more affinity for HF than water. So complex formation reaction is dominated over hydrolysis reaction, ठीक है ना। पास में आएगी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन डोमिनेट्स कर दो इसको, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन डोमिनेट्स ओवर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। आ गया बच्चों समझ में? अब बच्चों बताओ मुझे, अगर मैं आपसे पूछूं कि रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, बच्चों देखो मेरे पास है SiF4, SiCl4, SiBr4 और SiI4। अब बताओ बच्चों, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस किसकी ज्यादा होगी बच्चों? सोच समझ के बताना। क्यों भाई, SiF4 की क्यों ज्यादा इस बार? SiF4 की क्यों ज्यादा? वेरी गुड। देखो बच्चों, इसकी ज्यादा होगी, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। इसकी ज्यादा होगी क्योंकि कल हमने BI3 की ज्यादा की थी, BF3 की कल सबसे कम की थी, लेकिन यहाँ अलग है मामला। देखो बच्चों सुनो, यहाँ पे क्या है मामला, सुनो। होगा क्या बच्चों, कई बच्चे सोचेंगे कि सर बैक बॉन्डिंग हो जाएगी फ्लोरीन। देखो यहाँ ध्यान दो बच्चों, ये सिलिकॉन है और ये फ्लोरीन है, ठीक है ना। तो सिलिकॉन तो 3D और ये 2P, एनर्जी लेवल में डिफरेंस आ गया ना। अरे बोलो बच्चों, एनर्जी लेवल में डिफरेंस आ गया ना, बोलो। तो यहाँ पर एक तरह से रेजोनेंस जैसी तो कोई बात ही नहीं है, रेजोनेंस तो नहीं होगा ना। तो बच्चा कहेगा देखो सर एक बात बताओ, यहाँ तो बहुत अच्छा हो जाएगा ना, फिर क्या दिक्कत है आपको, बताओ। 3D 3P, कैसे CL4 में रेजोनेंस अच्छे से होगा? क्या इसमें रेजोनेंस अच्छे से होगा SiCl में? बोलो तो सही, होगा क्या? चलो एक चीज बताओ बच्चों, मुझे एक चीज बताओ, मेरे पास एक तो ये S, एक SCl है, बच्चों बताओ क्या दोनों आपके थर्ड पीरियड के एलिमेंट है? दोनों के पास लोन पेयर भी है और दोनों के पास एम्प्टी ऑर्बिटल भी है। क्या इसमें रेजोनेंस होगा? क्या इसमें रेजोनेंस होगा? होगा या नहीं होगा बच्चों बताओ? क्या सल्फर क्लोरीन को लोन पेयर देगा या क्लोरीन सल्फर को लोन पेयर देगा? देगा क्या बच्चों? देखो बेटा एक बात सुनो ढंग से, एक बात बताओ, अगर आपके घर में स्पेस है ना, अगर आपके घर में स्पेस है तो क्या आप अपनी गाड़ी को किसी और के घर में ले जाके खड़ा करेंगे क्या? बोलो बच्चों, आपके घर में स्पेस है, नहीं करेंगे ना। तो बच्चों एक बात दिमाग में फिट करो, अगर मैं एक सिंपल सी बात बोलूं कि अगर आपके पास लोन पेयर है लेकिन आपके पास एम्प्टी ऑर्बिटल भी पड़ा है,
तो फिर आप किसी दूसरे के एम्प्टी ऑर्बिटल में क्यों ट्रांसफर कर रहे हो भाई? सिंपल सी बात है, सल्फर के पास लोन पेयर है, लेकिन सल्फर के खुद के पास भी तो डी ऑर्बिटल पड़े है ना। अरे सल्फर के पास खुद के पास भी तो डी ऑर्बिटल पड़े हैं। इस तरह से क्लोरीन है, क्लोरीन के लोन पेयर है, लेकिन खुद के भी डी ऑर्बिटल खाली पड़े हैं। तो भैया एक बात बताओ, खुद का पेट खाली पड़ा है और दूसरे का पेट आप भरने चले हो, ऐसा होता है क्या? दूसरों की जय से पहले किसकी जय करनी चाहिए बताओ? दूसरों की जय से पहले, एक गाना सुना है? अरे एक गाना सुना ना, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें, है ना? बोलो बच्चों, फ्लोरीन के पास क्या नहीं है? अरे तो फ्लोरीन के पास एनर्जी लेवल में डिफरेंस है ना, तो रेजोनेंस कैसे होगा? सुब्रत, एनर्जी लेवल में डिफरेंस है ना, रेजोनेंस के लिए एनर्जी लेवल सिमिलर होना चाहिए, ठीक है ना? तो अब देखो बेटा सुनो, क्या बोलेंगे, देखिए मैं क्या बोलूंगा कि हियर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is more effective than back bonding or empty orbital resonance, and fluorine is most electronegative atom, so it will increase positive charge density on silicon and water molecule will attack easily, ठीक है? तो वाटर के मॉलिक्यूल का टेक बहुत इजीली हो जाएगा बच्चों, आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मेरे पास है SnCl2 SnCl4, ठीक है, एक मेरे पास है ये, ठीक है, इसमें और इसमें किसका हाइड्रोलिसिस फास्ट होगा? पहले मैं बताओ, SnCl2 एंड SnCl4 में किसका फास्ट होगा? बताओ भाई, किसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगी SnCl2 एंड SnCl4 में? देखो बच्चों बहुत आसान है, SnCl2 में टिन पे क्या है? +2 +4, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वाटर का मॉलिक्यूल भाग भाग के पागलों की तरह टेक करेगा। अब बताओ बी में टेट्रा मिथाइल टिन, अब देखो बेटा यहाँ मिथाइल है और यहाँ Cl है, इलेक्ट्रॉन की खींचने की टेंडेंसी अच्छी किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन की खींचने की टेंडेंसी किसकी अच्छी होती है? क्लोरीन की, तो यहाँ इसका ज्यादा होगा बच्चों, होगा ना? तो ये हमने किसका ऑर्डर लिखा बच्चों? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखो बेटा सुनो, हाइड्रोलिसिस ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन फैमिली, ठीक है ना? कार्बन फैमिली के हाइड्राइड्स की बात करते हैं बच्चों, सुनिए, देखो CH4 SiH4 GeH4 SnH4 PbH4, ये हमारे पास, ठीक है बच्चों? अब सुनो, इसको क्या बोलते हैं बच्चों पता है? इसको बोलते हैं मीथेन, इसको बोलते हैं सिलेन, इसको बोलते हैं जर्मेन, इसको बोलते हैं जर्मेन, ठीक है? इसको बोलते हैं बच्चों स्टनेन, है ना? इसको बोलते हैं प्लम्बेन। बाकी ये क्या होता है बच्चों? इसका वैसे तो कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं,
नो एग्जिस्टेंस, मिलता ही नहीं मार्केट में ये तो। PbH4 जैसा कोई कंपाउंड इस मार्केट में नहीं है। अब देखो बेटा सुनो, समझते हैं इसको। क्या क्या CH4 का हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है क्या? बोलो बच्चों, बोलो। देखो सबसे पहली बात, CH4 में क्या बोलेंगे? नो एम्प्टी d ऑर्बिटल, ठीक है। तो क्या होगा जब एम्प्टी d ऑर्बिटल नहीं है? तो H2O मॉलिक्यूल कैन नॉट अटैक, नहीं कर सकता। और जब अटैक ही नहीं कर सकता तो फिर कहां से कराऊं मैं? बोलो बच्चों, ये बात समझ में आएगी? अब देखो बेटा सुनो, बात इन दो की कर लेते हैं पहले, ठीक है। इन दो में देखो बच्चों क्या है, लफड़ा क्या है कि यहां देखो बच्चों क्या, EN जो है ना, EN ऑफ जर्मेनियम एंड टिन is almost similar to hydrogen, so bond is almost non-polar, ठीक है ना। बॉन्ड में कोई पोलरिटी है ही नहीं, ठीक है ना। जब EN ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर आ गई तो बॉन्ड में क्या है? बॉन्ड में क्या है? पोलरिटी है ही नहीं, ठीक है ना। तो H2O मॉलिक्यूल कैन नॉट अटैक, ठीक है ना। तो देखो, ना मिथेन का हुआ, ना जर्मेन का हुआ, ना स्टेनेन का हुआ, प्लेम्बन है नहीं। बचा बच्चों ये एक हमारा, ठीक है ना। ये क्या बच्चों देखो सुनो, इट इज हाइड्रोलाइज्ड, इट इज हाइड्रोलाइज्ड इन वीक बेसिक मीडियम। ये किस में हाइड्रोलाइज होता है बच्चों? वीक बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइज होता है, ठीक है ना। बोलो, इट इज हाइड्रोलाइज्ड इन वीक बेसिक मीडियम, ठीक है। तो देखो बच्चों सुनो, अब ये हाइड्रोलाइज होगा कैसे ये समझ लेते हैं। आपको याद है क्या बच्चों, जब भी अपन हाइड्रो जो हाइड्राइड्स हैं उनका आपको हाइड्रोलिसिस करना होता है बच्चों। आपने थोड़े दिन पहले BH3 का किया था क्या? BH3 का किया था, तो ऐसे तो वाटर के मॉलिक्यूल आपके काम आ रहे थे क्या? देखो इस तरह से ये निकल जाएंगे बच्चों, निकल गया। निकलने के बाद देखो बेटा क्या होगा, ये मिल जाएगा आपको SiOH4 और मिल गया आपको 4 मोल्स ऑफ, ठीक है ना। वैसे तो देखो बच्चों इसकी जो रिएक्शन होती है ना वो बेसिक मीडियम है, थोड़ी इसकी मैकेनिज्म अलग सी है, लेकिन जरूरत नहीं है मैकेनिज्म को आपकी, ठीक है ना। आप तो सिंपल ये ध्यान रखो, ठीक है। चलो बच्चों अब एक काम करते हैं, पेपर डिस्कस कर लेते हैं। आपका पेपर काफी टाइम से रहा हुआ है, तो मैंने पेपर निकाल लिया। जिसको पेपर डिस्कस करना है वो तो रुके, बाकी आराम से मीटिंग छोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो बच्चों पेपर निकाल लो, पेपर कर लेते हैं डिस्कस। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6 है बच्चों ब्यूटेन नाइट्राइल। ब्यूटेन नाइट्राइल समझते हैं? ब्यूटेन नाइट्राइल समझते हैं? याद है क्या ब्यूटेन नाइट्राइल किसको बोलोगे? नाइट्राइल होता है बच्चों। जब आप नाइट्राइल लगाते हो इसका मतलब साइनाइड का कार्बन आपने चेन में काउंट किया है। जब आप नाइट्राइल लगाते हो ओ नाइट्राइल, तो इसका मतलब आपने काउंट किया है। तो देखो प्रोपाइल क्लोराइड है, इसमें तो 3 कार्बन हो गए और एक कार्बन यहाँ हो गया, तो 3 और 4 हो गए क्या? हो गए क्या? बोलो बच्चों, है ना। आप में से कई बच्चों ने गलत किया होगा इसको, कईयों ने हो सकता है थर्ड किया होगा। थर्ड नहीं है, थर्ड से तो ब्यूटिल क्लोराइड, तो वो तो क्या हो जाएगा, 5 कार्बन हो जाएंगे टोटल, 7,
7 में क्या कहता है, इन द रिएक्शन HBr द प्रोडक्ट्स आर, तो बच्चों बताओ क्या होगा, SN2 मैकेनिज्म होगी, SN2 मैकेनिज्म होगी तो यहाँ H अटैक करेगा, अटैक करने पर अब जो लेस हिंडर्ड है, लेस हिंडर्ड Br है, यहाँ अटैक करेगा और ये इस तरह से टूट गया। कॉपी में कराया हुआ क्वेश्चन है यार, कम से कम ऐसे तो मत पूछो। क्वेश्चन नंबर 8, ये मैकेनिज्म आपको करवाई हुई है, अरे ये मैकेनिज्म आपको बताई हुई है बच्चों, एनसीईआरटी में दिखाई थी मैंने आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, इलेवन, 12, 13, 14, 15, 3, क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्टन बोमान, शॉर्टन बोमान करवाया है ना, एनिलीन या फिनोल का बेंजोइलेशन, बेंजोइलेशन करवा रखा है आप लोगों को, शॉर्टन बोमान मैंने पढ़ाया है, ओपी में देखो तो सही। 16, 17, 18, 19, 18। देखो बच्चों, आपको पता होगा जब एसिडिफिकेशन होता है तो ये OH देता है और ये H देता है ना, एसिडिफिकेशन में एसिड OH देता है और एल्कोहल H देता है, तो अब देख लो प्रोडक्ट क्या बनेगा। 19, 20, 21, 22, 23, 24, पूछना मत, कॉपी में देख लेना, आंचल पाहुजा कॉपी पढ़ा कर दूं, इतना ढंग से बताया था कि इसको तोड़ लो यहाँ से, नेगेटिव पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, इस इलेक्ट्रोफाइल का टेक करवा दो। पाहुजा तूने कॉपी पढ़ी है क्या, कॉपी में नहीं मिला तेरे को ये, देखो बच्चों ये स्ट्रेस हो गया और वहां से जो H निकलेगा वो H आके क्या हो जाएगा, इस अटैच हो जाएगा, ये मिल जाएगा। ये क्वेश्चन बच्चों कॉपी में करवा रखा है कि नहीं करवा रखा, बताओ, ये 24 वाला क्वेश्चन कॉपी में करवा रखा है ना, सेम क्वेश्चन। ट्वेंटी 26, 27, 27 अच्छा क्वेश्चन है, पता है ना, 27 अच्छा क्वेश्चन है, BR मत कर देना, पता है ना आप लोगों को, बताया था, ये एक ऐसा एग्जांपल है जो कार्बोनाइन बना था उस फ्लोरीन का माइनस इफेक्ट लगेगा। 28, 29, आंचल पाहुजा समझ में आ गया क्या तेरे को, 24, हाँ भैया 28, 29, 30,
31 में बच्चों करेक्शन है। 31 में ये पूछना था कि विच प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल, ये पूछना था क्वेश्चन, लेकिन वो क्वेश्चन गलत हो गया, तो ये बोनस है ना। इसमें आप कर लेना विच प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, विच प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। चलो बच्चों अब बताओ 32, 32 बोलो। अच्छा क्वेश्चन है, हो गया क्या सबसे? आपको पता है बीच वाली सल्फर जो है, बीच वाली सल्फर में आपको पता है क्या, सिंपल बॉन्डिंग है, ग्राउंड से मतलब कोई एक्साइटेशन नहीं है। ऐसी स्ट्रक्चर बनाई थी क्या हम लोगों ने? देखो एस एस, ये इस तरह से, ये जो बीच वाली सल्फर है वो हो गई। 33 क्या कहता है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड एसिड कंटेन्स बोथ पीएच एंड पीपी बॉन्ड। आपको पीएच भी बताना है, पीपी भी बताना है, तो स्ट्रक्चर देखो क्या ऐसा कुछ आ रहा है, आ रहा है क्या, पीपी बॉन्ड आ रहा है क्या? बोलो बच्चों, किसी में नहीं आया था, कौन सा ऑप्शन बताऊं? सेकंड H4P2O7, अरे यार H4P2O7 की स्ट्रक्चर तो ये है, H4P2O7, ये कहा इसमें पीपी बॉन्ड और पीएच बॉन्ड हो गया, दीपेश हो गया क्या? 34, 34, 34 समझ में आया? पायरो बनाने के लिए कितने OH चाहिए? बोलो बच्चों, 2 चाहिए, ठीक है ना। ये थोड़ा सा सही कर लेना, ये यहाँ पर गलत कर रखा है इसने, ठीक है ना। ये H4SiO4 है, H4SiO4 है ना, ये इस तरह से H4SiO4। 35, 36, आंचल पाहुजा 36 कैसे करेंगे? आंचल पाहुजा बताओ, आंचल पाहुजा सुन रहे हो? आंचल पाहुजा सुन रहे हो या नहीं हो क्लास में? हाँ भैया 36 है क्या, डाउट किसी को? देखो बच्चों, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये NaOH के साथ रिएक्ट कर जाएंगे ना। 37, 38, 38, 39, 40, 41। Which of the following oxyacid of phosphorus cannot reduce Tollern reagent in acidic medium or on heating? ठीक है, ये कहता है कि कौन सा ऑक्सी एसिड फोस्फोरस का रिड्यूस नहीं कर सकता, है ना, टॉलरेंस रिएजेंट इन एसिडिक मीडियम और इन हीटिंग। ये भी बच्चों करेक्शन है ना, ये भी करेक्शन है बच्चों, यहाँ ये ऑल ऑफ दीज नहीं होना चाहिए था, ठीक है, ये ऑल ऑफ दीज नहीं था, यहाँ पे था H3PO4, ठीक है। एक मिनट रुको, देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक मिनट रुकना, ये हीटिंग का पूछ रहा है ना, तो मुझे ये बता दो बच्चों, हीटिंग के अकॉर्डिंग तो ठीक है, फिर तो क्वेश्चन हीटिंग करोगे तो H3PO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों बताओ? H3PO4 में। ये भी किस में कन्वर्ट हो गया? H3PO4 में। और ये कन्वर्ट हो गया था HNO3 में, याद है क्या?
ये हीटिंग का कह रहा है, ठीक है ना, टॉलरेंस रिएजेंट इन एसिडिक मीडियम और ऑन हीटिंग। तो हीटिंग करने पर देखो बच्चों, ये आपके H3PO4 मैग्नेट हो गया, और H3PO4 आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करता ना, अरे पता है क्या, 42, 43, 44, 45। चलो बच्चों बाकी कर लेते हैं।